तो बच्चों अभी हम लोग अपने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हमारा वाला चैप्टर चल रहा था आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी में मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेन कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पिछली बार एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे रहे थे और ज्यादातर क्वेश्चन बाइनरी से पूछे रहे थे, डेसिमल से पूछे रहे थे, लॉजिक गेट से पूछे रहे थे। तो आईटी लिटरेसी में हमने दो चैप्टर यहां पर कंप्लीट कर लिए। एक तो लॉजिक गेट आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे, और अगला चैप्टर है बच्चों नंबर सिस्टम, वो भी कंप्लीट हो गया। अब आईटी लिटरेसी में मेरा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है, क्योंकि कंप्यूटर देखो छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है। लेकिन पिछली बार जो कंप्यूटर आया था वो बहुत कह सकते हो लो लेवल का पूछा गया था, कुछ एक दो फुल फॉर्म पूछे गए थे, MICR का पूरा नाम पूछा गया था, याद होगा आपको, है ना। ऐसे ही एक दो फुल फॉर्म और पूछे गए थे, लेकिन मुझे पढ़ाना पूरा है ना। तो आईटी लिटरेसी को स्टार्ट करते हैं और बच्चों तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में यानी BSCD में हमारा तीसरा चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, और इसमें हम लोगों को मेन ये 9 टॉपिक पढ़ने बस। अब 9 टॉपिक में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? सबसे पहले देखो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर है क्या, परिभाषा क्या है, इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? इनपुट डिवाइस क्या होती है वो पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस क्या होती है ये पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी, इससे क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी से क्वेश्चन बनता है, और कई बार क्वेश्चन बनता है बच्चों मेमोरी की कैपेसिटी से। ओके, गीगाबाइट, टेराबाइट, है ना, इन सब। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को पढ़ना है बच्चों, कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ना है, कंप्यूटर लैंग्वेज से कुछ फुल फॉर्म आते हैं और वो लैंग्वेज कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, बस इतना ही आता है ना। MS ऑफिस से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है बच्चों। MS ऑफिस का मतलब ये होता है कि हमें MS ऑफिस के बारे में हर एक चीज, हर एक मेनू के बारे में पता होना चाहिए, किसका काम क्या है, किससे क्या चीज होती है ना। उसके अलावा शॉर्टकट की जी हमें पढ़नी है, जितनी भी कंट्रोल को लेके बनती है Alt+F4, Alt+F2, जितनी भी हमारी शॉर्टकट कीज होती है वो सब पढ़नी है। इसके अलावा हम लोगों को लास्ट में पढ़ना है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। ये हमारे कह सकते हैं 9 टॉपिक के आसपास जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब हमारा यहाँ जैसे कंप्यूटर फिनिश होगा। ओके, तो चलो फिर चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। ओके, तो बच्चों जब भी कभी कंप्यूटर के बारे में बातचीत की जाती है कि भाई कंप्यूटर क्या है, देखो जब शुरुआत में इतिहास में थोड़ा जाए तो कंप्यूटर की शुरुआत 18वीं सदी से हो रही थी। आपको पता है कि सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण किया था, है ना। लेकिन उससे पहले भी, कई साल पहले भी सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था अबेकस। बच्चों ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो गणना करने के काम में आता था। तो जब भी कभी कोई पूछे कि कंप्यूटर जो शब्द बना ये किससे बना, कंप्यूटर जो शब्द बना है ये किससे बना है बच्चों, तो कह देना कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूट। और कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो बच्चों कंप्यूट शब्द का मतलब होता है हिंदी में गणना करना, या फिर आप बोल सकते हो कैलकुलेशन। ओके, तो कंप्यूट शब्द का हिंदी में अर्थ होता है गणना करना, या फिर आप बोल सकते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। अच्छा, तो कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है सर, कंप्यूटर का मेन काम क्या है? तो जब शुरुआत में कंप्यूटर बना था तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बना था, गणना करने के लिए बना था, उसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर है वो देखिए हर चीज करते हैं। आप कोई भी चीज ले लीजिए, इवन मतलब छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, हर एक चीज को आज कंप्यूटर करता है। आप बार कोड उसको स्कैन कीजिए, बार कोड रीडर से, BCR से, आपको पता चल जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी, उसकी फैक्ट्री कहाँ है, बहुत सारी चीजें आप कंप्यूटर से एकदम आसान से हो रही है। लेकिन कंप्यूटर का अगर मेन पर्पस देखा जाए कि कंप्यूटर है क्या, तो कंप्यूटर बच्चों 3 स्टेप में किसी भी कैलकुलेशन को करता है, किसी तरह का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है बच्चों, सबसे पहला होता है इनपुट। याद रखिएगा, तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले किसी ना किसी यूजर से इनपुट को लेता है। ध्यान से सुनना, किसी ना किसी यूजर से। भाई देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंप्यूटर कभी अपने आप काम नहीं करता, कंप्यूटर कभी अपने आप काम नहीं करता। कंप्यूटर को काम करने के लिए कोई ना कोई यूजर जरूर चाहिए। बच्चों ये जो यूजर है ना, ये कंप्यूटर को देगा इनपुट। ओके, तो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम बताइए कौन करता है, तो कह देना कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है यूजर। तो कंप्यूटर को सबसे पहले हमें इनपुट देना होता है।
अब बहुत सारी इनपुट डिवाइसें होती है जिसकी सहायता से हम लोग इनपुट देते हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर उस इनपुट को अपने अंदर लेता है और लेने के बाद बताइए उसमें क्या करता है, प्रोसेसिंग। उसमें क्या करता है, प्रोसेसिंग, ओके, प्रक्रिया करता है। तो इनपुट लेने के बाद फिर वो प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद अंदर ही अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल बताइए आपको क्या देगा, तो फाइनल बच्चों देगा यहां पर आउटपुट। तो कोई भी कंप्यूटर ले लीजिए, वो 3 चरणों में ही अपनी प्रक्रिया को संपन्न करता है। उनमें से सबसे पहला होता है इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और बच्चों फिर होता है आउटपुट। ओके, इनपुट देने का काम जो है ना वो किसी न किसी यूजर का होगा, और वो यूजर कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर का मेन काम 3 फंक्शन या 3 चरणों में होता है, ठीक है। और कंप्यूटर का कोई अर्थ पूछे तो क्या है, तो कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। फिर आगे बात आती है कि सर ये जो कंप्यूटर आपने वर्ड लिखा COMPUTER, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि भैया कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोपरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये इसका पूरा नाम होता है। तो पूरा नाम भी सुन लो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यू से क्या होता है, टी से क्या होता है। तो ध्यान रखना, सी से तुम्हारा होता है बच्चों कॉमन, सी से क्या होता है तो कह देना सी से होता है कॉमन। ओ से क्या होता है, तो ओ से होता है ऑपरेटिंग, कॉमन ऑपरेटिंग। बताइए एम से क्या होता है, तो कह देना एम से होता है बच्चों मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। और पी से क्या होता है, तो पी से होता है प्रोपरली, ओके, प्रोपरली। और इसके बाद यू से क्या होता है, तो यू से होता है तुम्हारा यूज्ड फॉर, यू से होता है यूज्ड फॉर। और इसके बाद टी से क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। इसके बाद ई से क्या होता है, अच्छा आगे यहां एक एंड भी लगा होता है, फिर एंड के बाद आ जाता है एजुकेशनल रिसर्च। तो ये तुम्हारा कंप्यूटर का पूरा नाम होता है, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, रिसर्च। ओके, तो कंप्यूटर का पूरा नाम आपको एकदम याद होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, कंप्यूटर में सी से होता है कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है प्रॉपरली, यू से होता है यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, है ना, और इसके बाद एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे कंप्यूटर का पूरा नाम होता है। जब शुरुआत में कंप्यूटर बना था तो ऐसा नहीं है कि जो आप लोग आजकल ये मोबाइल लेके चलते हो ऐसा कंप्यूटर था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऐसा कंप्यूटर नहीं था भाई साहब। जब शुरुआत में कंप्यूटर बनाए गए थे ना, बहुत बड़े कंप्यूटर थे, इतने ज्यादा बड़े कंप्यूटर थे कि पूरा का पूरा जो है एक कमरा तक भर जाता था, है। और उसको चलाना वलाना वो बड़ा ही कठिन था, बहुत कठिन था, मतलब आसान नहीं था। तो हम लोगों को जब कंप्यूटर बनाने की बात आई तो कंप्यूटर शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बना था, ध्यान से सुनना। और वो गणना करने के लिए अगर उसको ऑटोमेटिक करना था वो गणना में, तो उसमें क्या करना था, एक प्रोग्राम फिट करना था। तो मैं आपको बता दूं, शुरुआत में जब कंप्यूटर बने थे वो कैसे थे, ये देखिए। तो शुरुआत में जब कंप्यूटर बनाए गए थे बच्चों, वो बहुत हैवी कंप्यूटर थे। ये देख रहे हैं ना, एक आदमी से बड़ा कंप्यूटर है, खूब सारा बड़ा। और इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद ये बिजली भी बहुत सारी खर्च करता था, मतलब इसमें जो बिजली खर्च होता था वो बहुत ज्यादा होता था। इसको चलाने के लिए भी 1-2 लोग नहीं, कई सारी टीम चाहिए होती थी कंप्यूटर चलाने के लिए, है ना। लेकिन इस कंप्यूटर को सबसे पहले जो निर्माण करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, या फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो कह देना फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, जिन्होंने 1822 में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। ओके, तो बच्चों फादर ऑफ कंप्यूटर अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर बताइए किसको बोला जाता है, तो कह देना चार्ल्स बेबेज को। तो बच्चों चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर के जनक या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर है, बताइए। तो फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखना, इन्होंने ही सबसे पहले बिजली से चलने वाला कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। वैसे सबसे पहला कंप्यूटर तो आबिकश होता है, लेकिन वो बिजली से नहीं चलता था, वो ऑटोमेटिक नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक और नाम आपको याद रखना है, सबसे पहला प्रोग्राम किसने डेवलप किया था। देखो कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी न किसी तरह के प्रोग्राम की जरूरत होती है। देखो आज कल हम लोग ना पीपीटी बनाते हैं पावर पॉइंट पे, तो पावर पॉइंट भी तो एक तरह का प्रोग्राम है। वर्ड फाइल में टाइपिंग करते हैं तो वर्ड भी क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है।
तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम भी बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाया था इस महिला ने, इस महिला का नाम भी लिख लेना, एडा लवलेज। तो बच्चों ये जो एडा लवलेज है, एडा लवलेज, तो इस एडा लवलेज का नाम भी आपको याद रखना है। इन्हें बोला जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर, अच्छा फादर मदर का मतलब नहीं इनकी शादी है, इनकी शादी वादी नहीं है, मैं पहले बता दूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इनकी शादी है तो आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। तो बच्चों यहां पर इनकी शादी वादी नहीं है, हाँ, तो इन्हें हम लोग मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअली में ये दोनों एक ही जगह पे काम किया करते थे, और कहने का मतलब ये है कि जब कंप्यूटर सबसे पहला चार्ल्स बेबेज ने बनाया तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें जरूरत थी किसकी, एक सॉफ्टवेयर की, एक पहले प्रोग्राम की। तो कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रोग्राम किसने बनाया, तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहला प्रोग्राम किसने बनाया। तो सबसे पहला प्रोग्राम सन 1840 ईस्वी में किन्होंने बनाया, तो इन्होंने ही बनाया था सबसे पहला प्रोग्राम, एडा लवलेज। इसीलिए हम लोग एडा लवलेज को मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ओके, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज सन 1822 ईस्वी में, और मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेज, सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने बनाया था 1840। ठीक है, तो कंप्यूटर का ये था बच्चों इंट्रोडक्शन की कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन यही है, देखो कंप्यूटर डेफिनेशन ही पढ़ दे। कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य उपकरण है जो डेटा स्वीकार करता है। हाँ, इनपुट से अंदर क्या जाता है सर, डेटा ही तो जाता है, डेटा स्वीकार करता है और उस पर प्रक्रिया करता है और परिणाम देता है और उस परिणाम को संग्रहित भी करता है, आउटपुट देता है। ओके, तो ये कंप्यूटर की मेन डेफिनेशन होती है, और कंप्यूटर के बारे में जो छोटी छोटी बातें थी वो क्लियर थी। अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कि भैया कंप्यूटर को वर्गीकृत कैसे करेंगे, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग अपने टॉपिक में डालेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सर यार क्लासिफिकेशन जब कंप्यूटर का करते हैं ना, तो कंप्यूटर एक छोटी मोटी चीज नहीं है। देखो इसका समय के साथ साथ यूज धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और आजकल देखिए हम लोग कंप्यूटर से पूरी तरीके से घिरे हैं। मोबाइल एक तरह का कंप्यूटर ही है, कैमरा एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो मतलब ये कहने का है कि हम लोग अगर आजकल पूरी तरीके से कंप्यूटर से घिरे, तो इसका क्लासिफिकेशन ना एक बेस देके किया जाता है, एक आधार देके किया जाता है। आप इस बात को ऐसे समझो, जैसे कि मैंने कहा कि सर मनुष्यों का क्लासिफिकेशन करो जरा, तो अगर मुझे मनुष्यों का क्लासिफिकेशन करना है तो मुझे भी बेस देना पड़ेगा धर्म के आधार पर। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग है, उसके अलावा जाति के आधार पर तो गुप्ता बनिया और कह सकते हो और भी जो लोग हैं वो सब अलग। उसके अलावा हो सकता है रंग के आधार पर किया जाए तो काले अलग हो जाएंगे, गोरे अलग। बाल के आधार पर करे तो टकले अलग हो जाएंगे, बाल वाले एक तरफ हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब सेक्स के आधार पर तो मेल फीमेल अलग। तो जब भी कभी किसी बड़ी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेस देके करते हैं। तो बच्चों जब भी कभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन भी बेस देके किया जाएगा बच्चों। तो सबसे पहला जो बेस आता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। यहां पर जनरेशन का मतलब वही है जो आपके बाप दादा कहते चले आए ना, हमारी पीढ़ी में ऐसा नहीं होता था। हाँ, वही वाला जनरेशन है, वही वाली पीढ़ी है। इसको हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी, है ना। तो पीढ़ी के आधार पर, तो बच्चों पीढ़ी के आधार पर 5 तरह की जनरेशन अभी तक कंप्यूटर में आई है, मतलब कंप्यूटर जगत में आई है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके अलावा आ जाएगा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसके अलावा आ जाएगा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो पहले जनरेशन में बहुत सारी कमियां थी, कुछ हमारे पास अचीवमेंट थे, फिर उसको सेकेंड जनरेशन में हमारा सही किया गया है। सेकेंड जनरेशन की कमियों को थर्ड जनरेशन में मतलब जब तक कोई रिवोल्यूशन नहीं आया तब तक हमने उसके जनरेशन को खत्म नहीं किया। और यहां पर जनरेशन का मतलब ये नहीं कि पहली जनरेशन 10 साल के लिए हो गई, दूसरी 5 साल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है। तो बच्चों जैसे कि मैं बता दूं, पहली जब जनरेशन हुई तो हम लोग इस्तेमाल किया करते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का, फिर वैक्यूम ट्यूब के बाद हमारा ट्रांजिस्टर आया, आईसी आया, इस तरीके से ढेर सारे मॉडिफिकेशन कंप्यूटर में है। उसी मॉडिफिकेशन के आधार पे हमने क्या बना दिया कि जनरेशन बना दी। फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, अभी मैं इनको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस अभी इतना याद कर लिए कि पहली जनरेशन के आधार पे कितनी जनरेशन होती है, 5 जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं, है ना। और एक एक करके मैं अभी बताऊंगा इनको। इसके बाद अगर बात करते हैं अगला वाला पॉइंट जिसको बोलते हैं, अच्छा वाले पॉइंट को मुझे डिटेल में बताना है इसलिए मैं आगे बताऊंगा।
तो अगला जो बेस होता है बच्चों, अगला बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेस्ड, यानी डाटा पर प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, डाटा पर प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को बोला जाता है एनालॉग, दूसरे को बोलते हैं डिजिटल और तीसरे को बोलते हैं हाइब्रिड। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर क्या है बच्चों? एनालॉग कंप्यूटर उस कंप्यूटर को बोलते हैं जिसमें किसी चीज का मेजरमेंट होता है। ध्यान से सुनना, जिसमें किसी भौतिक राशि का क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर उस कंप्यूटर को बोलते हैं जिसमें किसी भौतिक राशि का मापन होता है सर, उसी को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा सर, जैसे कि ताप थर्मोमीटर से नापते हैं, करंट के लिए अमीटर माप लाते हैं। तो ये सब हमारे क्या है सर? ये सारे के सारे हमारे एनालॉग कंप्यूटर हैं। बट इनमें जो मेजरमेंट होने वाला है ना, वो मेजरमेंट सुई की सहायता से हो। ध्यान रखना, इसमें होने वाला जो मेजरमेंट है वो किसकी सहायता से हो? सुई की सहायता से हो। तो जब भी कभी होने वाला मेजरमेंट ऐसे सुई की सहायता से होता है, निडल की सहायता से होता है, तो ध्यान रखना उसी कंप्यूटर को हम लोग कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। तो होने वाला मेजरमेंट अगर सुई की सहायता से हो रहा है, निडल की सहायता से हो रहा है, जैसे कि आपने अमीटर देखा, तो अमीटर में ऐसे ही तो सुई इधर से उधर जाती है। तो जहां जहां होने वाला मेजरमेंट सुई की सहायता से हो सर, वहां एनालॉग कंप्यूटर होगा। इसका मतलब पता है क्या? मैं इसका एग्जाम्पल भी दे दूं, पहले इन दोनों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है सर? डिजिटल कंप्यूटर वहां होता है जिसके पर जो अंकों में काम करता है। डिजिटल, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आजकल या 2 तरह के थर्मोमीटर आते हैं। एक तो मुंह में लगाने वाला, वो ऐसे पड़ता है फिर बताता है कि टेम्परेचर कितना है। एक डिजिटल थर्मोमीटर भी आता है। डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है? जैसे मुंह में लगाइए, वो बता देगा एक अक्षर, एक अंक में बता देगा कि आपके शरीर का तापमान कितना है। तो बहुत सारी चीजें जो पहले एनालॉग में थी, अब वो डिजिटल आ चुकी है। बात समझो, ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि करंट को मापने के लिए अमीटर इस्तेमाल करते। तो पहले अमीटर आते थे एनालॉग, जो सुई की सहायता से बताते हैं। अब आजकल अमीटर भी डिजिटल आने लगे, जिसमें आपको एक नंबर पता चल जाएगा, भैया इतना है ना। तो जब सुई की सहायता से बताया जाए तो एनालॉग कंप्यूटर, और याद रखना जब एक अंक में डिनोट हो, अंकों में बताया जाए, अंकों में प्रदर्शित हो, तो बच्चों ध्यान रखना जब भी कभी अंकों में प्रदर्शित होता है तो ध्यान रखना उसे बोलते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है सर, अंकों में प्रदर्शित होता है उसे डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। और ध्यान रखना इसमें एरर 0 होती है। डिजिटल कंप्यूटर में हमेशा जो एरर होती है सर वो 0 होती है, कोई एरर नहीं होती। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में एरर 0 नहीं होती, इसमें थोड़ी बहुत एरर होगी। अब आप खुद मुझे बताओ, ये सुई वाला सिस्टम है तो सुई वाले सिस्टम में एरर होगी ना, और अंक वाला सिस्टम है तो डिजिटली है वहां कहां एरर होगी। मैं इसका देखो एग्जांपल भी देता हूं। देखो जैसे कि ये देखिए ऊपर मैंने जो दिखाया सर, ये क्या है? तो कहना ये है सर स्पीडोमीटर, ये है स्पीडोमीटर। थोड़ा गौर से देखिए इस स्पीडोमीटर को, तो ये सुई की सहायता से आपको चीजें बताएगा। बताइए, तो अगर ये सुई की सहायता से बता रहा है तो बताइए ये कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? तो कह देना ये हो जाएगा एनालॉग है। इधर देखिए ये क्या है सर? ये है करंट मीटर, या फिर आप इसको अमीटर भी कह सकते हो। करंट मीटर बोल दीजिए, या फिर आप इसको बोल दीजिए अमीटर, धारा बताएगा करंट। तो बच्चों ये भी तो सुई की सहायता से बता रहा है। तो जहां कहीं सुई की सहायता से हमें वैल्यू पता चलती है तो ध्यान रखना उसे बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। ओके, तो जहां कहीं सुई की सहायता से हमें वैल्यू पता चलती है बच्चों, उसे बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। तो सुई की सहायता से वैल्यू पता चल रही है तो एनालॉग कंप्यूटर। अच्छा, डिजिटल का मतलब क्या है? देखिए जब भी कभी हमें वही वैल्यू एक नंबर में पता चले, एक अंकों में पता चले, डेट इज कॉल्ड डिजिटल। जैसे कि ये देखो, ये तुम्हारा डिजिटल थर्मोमीटर है। ये क्या है? तो कहना ये तुम्हारा डिजिटल थर्मोमीटर है। देखो एक थर्मोमीटर आता है, ऐसे मुंह में लगाइए तो पारा ऊपर उठ जाता है, फिर हम उसको पढ़ते हैं कितना टेम्परेचर है। और एक होता है डिजिटल, ऐसे मुंह में लगाइए, यहाँ 98.6 लिखा हुआ है ना। ये देखिए ये क्या है सर? ये लगा हुआ, ये भी हमारा स्पीडोमीटर नहीं है, ये टेटोमीटर है। एक्चुअली में ये डिजिटल टेटोमीटर है। टेटोमीटर भी एक डिवाइस होती है बच्चों। टेटोमीटर वह डिवाइस होती है जो इंजन के हमें क्या बता देती है? आरपीएम, है ना।
तो हमारा इंजन कितने आरपीएम पे चल रहा है ये टेट्रोमीटर बता रहा है। और साफ साफ देखिए ये टेट्रोमीटर भी एक डिजिटल है। कैसा है बच्चों? डिजिटल। आप देखो ना डिजिटल है। तो डिजिटल का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हमें डायरेक्ट अंकों में बता दे, तो जो हमें अंकों में बता देता है उसे डिजिटल कहते हैं, और जो ऐसे सुई घुमा के बताता है दैट इज कॉल्ड एनालॉग, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल बताइए किसके हो गए सर? ये दोनों एग्जाम्पल हो गए डिजिटल के, है ना। ये दोनों एनालॉग, ये दोनों डिजिटल। अच्छा, अब इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। बच्चों हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? तो कह देना हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों चीजें होती हो। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है बच्चों जिसमें दोनों चीजें होती हो। मतलब सर जिसमें हमें डिजिटल भी पाओ और जिसमें एनालॉग भी हो, अर्थात जिसमें सुई भी हो और जिसमें कह सकते हो हमारा डिजिटल अंक भी हो। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है पेट्रोल पंप में जो पाइप लगे होते हैं, वो हमारे सबसे बढ़िया एग्जांपल होते हैं हाइब्रिड के। कैसे मैं बताता हूं, देखो हाइब्रिड कंप्यूटर का कैसे सर ये एग्जांपल है, मुझे थोड़ा क्लियर कीजिए, नहीं समझ में आया। देखो तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि एक तो डिजिटल होना चाहिए, यहां पर एक संख्या लिखी होती है। आपने 100 रुपए का तेल डलाया, तो बच्चों जब 100 रुपए का आप तेल डलाओगे तो 100 रुपए का तेल डलाने के बाद यहां पर लिख के आ जाता है कि हाँ भाई 100 रुपए का तेल दिया। ध्यान से ना, 100 रुपए का तेल दिया, और 100 रुपए के तेल जाने के बाद जो है मान लीजिए 1 लीटर तेल दिया, तो 100 रुपए का 1 लीटर तेल यहां पर लिख के आ जाएगा। तो यहां ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? तो कहना ये वाला पोर्शन हो गया सर डिजिटल, ये वाला पोर्शन हो गया डिजिटल। अच्छा एनालॉग, तो एनालॉग हमारा यहां पर लगा होता है। यहां पर बच्चों यहां पर भी मेजरमेंट होता है कि यहां से कितना लीटर तेल निकला, लेकिन यहां का जो मेजरमेंट होता है वो सुई की सहायता से होता है। बच्चों आपको देखा होगा कि यहां से 1 लीटर तेल निकला, पहुंचाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी में 1 लीटर तेल मिले, हो सकता है थोड़ा कम मिले, एरर आ जाएगी है। तो यहां पर जो लगा होगा वो तुम्हारा होगा एनालॉग। तो एनालॉग और डिजिटल का सबसे बढ़िया मिश्रण हमारे पास यही है, और इसी को बोलते हैं हाइब्रिड। ओके, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कहां कहां कोई भी एनालॉग है, कहां कोई डिजिटल है। ध्यान रखिए सुई की सहायता से हो एनालॉग, डिजिटली एक अंक दिखाई दे डिजिटल, और दोनों का मिश्रण हो तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। वापस से मैं अपनी डेफिनेशन में आऊंगा। अब डेफिनेशन को एक बार हम लोग पढ़ भी लेते। उन कंप्यूटर को कहा जाता है, यानी एनालॉग उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिनके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है। ये ताप, दाब, लंबाई और चौड़ाई आदि को मापते हैं। मापने का काम तो होता ही होता है, लेकिन कैसे? सुई की सहायता से, है ना। डिजिटल भाई है, डिजिटल उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिनके द्वारा नंबर अर्थात अंकों की गणना होती है। भैया अंकों की ही तो गणना हुई है ना। और इन कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, अर्थात ये केवल मशीन की भाषा को ही समझते। बात वही है, गणना यहां है मापना और यहां है गणना करना, क्योंकि जब भी कभी हमें अंकों में प्रदर्शित करना होता है तो उसको हम गणना करना ही कहते हैं, है ना। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषता रखते हैं। तो ध्यान रखना, उसे बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो मात्राओं को मापना एनालॉग, गणना करना डिजिटल, और दोनों करना हाइब्रिड। ठीक है। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो एग्जाम्पल आप बहुत आराम से बता सकते हो। मान लीजिए आपको एक दो डायग्राम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कौन एनालॉग है कौन डिजिटल, आराम से बताया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते। इसके बाद तीसरा जो बेस होता है बच्चों, वो बेस है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी साइज के आधार पर पूछा जाए, छोटे से बड़ा पूछा जाए, तो साइज के आधार पर 4 कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है बच्चों माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ध्यान रखना सबसे छोटा साइज होता है। दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम, और चौथा होता है सुपर। तो साइज के आधार पर अगर कोई पूछे कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, 4 तरह के होते हैं। और याद रखना जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज हमारा क्या होता है? बढ़ता है। ओके, तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होंगे, मिनी कंप्यूटर उससे बड़े, मेन फ्रेम उससे बड़े, और सुपर कंप्यूटर उससे बड़े। तो साइज के आधार पे अगर कोई पूछे कि बताइए कैसे कैसे कंप्यूटर होते हैं, तो साइज के आधार पे भी कंप्यूटर आपको बताना। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं, है ना। तो मैंने यहां पर अभी आपको बताया कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन की कंप्यूटर को हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। 3 बेस होते हैं और तीनों बेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है।
अब हमें ये समझना है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड क्या है। तो भाई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीढ़ियां मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको बताया गया बच्चों, अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं कि कितने जनरेशन होते हैं, तो मैंने शुरू में कहा थे भैया 5 जनरेशन पढ़ने। इसमें क्वेश्चन एक तो सन से पूछ लेता है कि पहली जनरेशन कहां से कहां तक थी, है ना, और पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी जनरेशन में कोई ना कोई एक रेवोल्यूशन आया था, कोई एक बढ़िया सी चीज यूज की गई थी, वो पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि किस जनरेशन में माउस का इस्तेमाल हुआ, किस जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर आए आपके सामने, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो हर एक जनरेशन के बारे में आपको पॉइंट याद करने हैं कि किस जनरेशन में क्या हुआ था। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि 1840 में पहला प्रोग्राम बनाया था उस महिला ने, और प्रोग्राम बनाने के बाद कंप्यूटर बनते गए, लेकिन जो मेन रिवोल्यूशन आया वो इन पीढ़ियों के बाद आया। तो पहली जो जनरेशन होती है, प्रथम पीढ़ी जो होती है बच्चों, वो चलती है 1942 से लेकर 1955 तक। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर सन मिले, लेकिन ध्यान रखना जो पहली जनरेशन है वो आपको 1942 से 1955 बतानी। ठीक है, पहली जनरेशन में मेन जो खास यूज हुआ था वो यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। ये वैक्यूम ट्यूब का यूज कैसे हुआ था, क्यों हुआ था बच्चों? बिजली सप्लाई करने के लिए। वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरीके से नजर आता है, ये दिखाया गया है बच्चों वैक्यूम ट्यूब, ध्यान रखना। तो बिजली सप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, है ना, इसी का इस्तेमाल हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हमने प्रथम पीढ़ी में किसका यूज किया था, तो कह देना वैक्यूम ट्यूब का। ओके बच्चों, वैक्यूम ट्यूब की एक खास बात ये थी कि वैक्यूम ट्यूब जो है ना बिजली ज्यादा लेता है, इससे होता, इसलिए पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा सप्लाई लेते थे, बहुत ज्यादा बिजली लेते थे, है ना। और वो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर ना ऐसा नहीं है कि वहां कीबोर्ड था, ये भी नहीं है, आप ये मत सोचो कि वहां कीबोर्ड था, कीबोर्ड बिल्कुल नहीं था। हम लोग आप कीबोर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे तो वो देखो कुछ ऐसे नजर आते थे, कितने हैवी कंप्यूटर थे, और इसमें किसी तरह का कोई भी कीबोर्ड नहीं था। एक्चुअली में इसमें यूज किया जाता था पंच कार्ड, इसको बोलते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड में हम लोग जैसे कीबोर्ड में टाइप करते हैं ना, वैसा कुछ नहीं था, हमें सिस्टम बैठाकर उसको सेट करना होता था, इसे बोलते हैं पंच कार्ड। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे। देखो एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि बिजली सप्लाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, तो आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब का। लेकिन इनपुट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, तो कह देना इनपुट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे पंच कार्ड। तो बच्चों पंच कार्ड का इस्तेमाल इनपुट करने के लिए होता था, डेटा इनपुट करने के लिए होता था पंच कार्ड का इस्तेमाल। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसकी स्पीड कई बार पूछी जाती है। तो बच्चों इनकी स्पीड बहुत कम थी, बहुत कम का मतलब बहुत ज्यादा कम थी, और इनकी जो स्पीड थी वो सिर्फ मिली सेकेंड में थी। मिली सेकेंड का मतलब होता है बच्चों 10⁻³ सेकेंड। अच्छा ये बहुत कम है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा है। आजकल के कंप्यूटर की स्पीड तो पिको सेकेंड में, 10⁻12 सेकेंड में। बोलो भाई बात सब लोग समझ आ रहे। तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम थी, और वो स्पीड किसमें थी, कह देना मिली सेकेंड में थी। अब एक और इसमें पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, वो पॉइंट भी आपको कॉपी में लिखना होगा। पूछा ये जाता है कि इसमें मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे प्रथम पीढ़ी में। तो बच्चों प्रथम पीढ़ी में मेमोरी के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाता था वो था मैग्नेटिक टेप। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मेमोरी क्या रैम और रोम थी, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर मैग्नेटिक टेप था। अब आपको थोड़ा सा मैं याद करा दूं ये मैग्नेटिक टेप क्या होता है मैग्नेटिक टेप क्या है, याद करिए। शायद मुझे लगता है सन 2000 के आसपास ना कैसेट का जमाना बहुत था। कैसेट ऐसे कैसेट आती थी, कैसेट लगा दो, है दबा दो, बटन दबा दो, है ना, कैसेट आया करती थी। तो बच्चों जो कैसेट में रील रहती थी ना, वही मैग्नेटिक टेप का काम करती है। तो मेमोरी के लिए जो इस्तेमाल करते थे हम लोग, वो क्या इस्तेमाल करते थे, मैग्नेटिक टेप। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता, कॉपी में नोट डाउन करना। वैक्यूम ट्यूब बिजली सप्लाई करने काम में आता था। वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग के कारण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ज्यादा बिजली खर्च होती थी, एकदम सही, और जो बहुत बड़ी समस्या थी। अरे भाई बिजली का उत्पादन हम लोग आज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पहले भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, है ना। उसके अलावा तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। और तीसरा जो पॉइंट सबसे खास है कि इन कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का इस्तेमाल होता था, यह बहुत दिक्कत वाली बात थी। बच्चों बाइनरी भाषा का इस्तेमाल होता था, यानी इन कंप्यूटर में जब भी कभी हमें इनपुट
टर्ना होता था वो 0 और 1 के हिसाब से टर्ना होगा, इसीलिए हमें पंच चार्ट का इस्तेमाल करना था। पंच चार्ट में लिखना नहीं होता था। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम टाइप करके ABCD के नेम लिखते थे, ऐसा कुछ नहीं है ना। पंच चार्ट का इस्तेमाल होता था, उसमें नेम नहीं लिखा जाता था, ऐसे कोड लिखे जाते थे, बाइनरी कोड। और बाइनरी भाषा को काम में लाना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आपको भी आज कह दिया जाए कि अपने कंप्यूटर में जो कुछ भी टाइप करना वो बाइनरी भाषा के अकॉर्डिंग टाइप करना, आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो लैंग्वेज जो यूज की जाती थी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, वो बाइनरी लैंग्वेज यूज की जाती है, यानी 0 है। फिर इन कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच चार्ट, जो कि मैंने बताया। हाँ, आउटपुट कैसे प्राप्त करते थे? क्या मॉनिटर था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। प्रथम पीढ़ी में मॉनिटर नहीं था। प्रथम पीढ़ी में ध्यान रखना, आउटपुट के लिए हम डायरेक्ट क्या निकालते थे? प्रिंट आउट निकालते थे, प्रिंट निकालते थे। ठीक है, तो आप समझ पाए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सर माउस नहीं था, कीबोर्ड नहीं था, मॉनिटर नहीं था, समझ रहे हैं ना, रैम रोम नहीं था। ओके, तो आपको ये बात समझनी है कि क्या चीज नहीं थी, क्या चीज है। तो फिर से सुन लीजिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सन याद करना है, मेमोरी में मैग्नेटिक टेप था, स्पीड मिली सेकेंड में थी, बहुत कम स्पीड है, मिली सेकेंड है। उसके अलावा अगर बात करें कि इनपुट के लिए क्या करते थे? पंच चार्ट का इस्तेमाल करते थे। आउटपुट के लिए क्या करते थे? तो क्या प्रिंट निकालते थे। भाषा कौन सी थी? बाइनरी भाषा थी। और इसके अलावा अगर वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे, है ना। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, साइज में बहुत बड़े थे। उसके बाद थोड़ा और रेवोल्यूशन आया, दूसरी पीढ़ी आई, और दूसरी पीढ़ी में हमने कंप्यूटर का जो इस्तेमाल किया बच्चों, वो इस्तेमाल हो जाता है ट्रांजिस्टर का। तो दूसरी पीढ़ी में हमने इस्तेमाल किया ट्रांजिस्टर का। ओके, अब बात हम लोग अगर ट्रांजिस्टर की करते हैं कि भैया ट्रांजिस्टर है क्या, ट्रांजिस्टर क्या, तो ध्यान रखना वैक्यूम ट्यूब का ही मॉडिफाइड रूप ट्रांजिस्टर होता है। एक्चुअली में ये डायोड वगैरह से मिलकर बनता है। लेकिन द्वितीय पीढ़ी कहां से कहां तक है? तो कहते हैं ना, सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर 1964 तक। पहली थी 42 से 56 और ये 56 से 64, कहीं कहीं 63 भी मिलेगा, उसकी परेशानी। तो सेकेंड पीढ़ी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेन किसका इस्तेमाल करते थे? ट्रांजिस्टर का। ओके, तो ये क्या है बच्चों? ये ट्रांजिस्टर है। कोई पूछे कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, और कितने जंक्शन होते हैं? तो कह देना ट्रांजिस्टर में सर 2 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। ये भी याद कर लो। ओके, तो ट्रांजिस्टर में 3 जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। 3 क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं, है ना, ट्रांजिस्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? तो कह देना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे। बच्चों ये भी बहुत ज्यादा बिजली की खपत लेता था। ऐसा नहीं है कि बिजली खपत कम हो रही हो, बिल्कुल नहीं। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा साइज कम जरूर हुआ था। देखो, पहले वाले कंप्यूटर साइज में बहुत थे, एटलीस्ट दूसरे वाले पीढ़ी के कंप्यूटर एक टेबल जैसी चीज में रखे हुए हैं, साइज थोड़ा सा कम हुआ है। बिल्कुल एकदम बात सही है कि प्रथम पीढ़ी की तुलना में इसका साइज क्या हुआ है? कम हुआ है। लेकिन क्या अभी भी इनपुट के लिए कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट के लिए मॉनिटर है? नहीं सर, यहां अभी भी मेरे पास ना कीबोर्ड है, ना माउस है, और ना ही किसी तरह का मॉनिटर है। तो क्या करते होंगे? तो बच्चों इसमें भी पहले की तरह इनपुट के लिए पंच चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, और आउटपुट के लिए हम लोग कह सकते हो क्या इस्तेमाल करते हैं? वह आउटपुट के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। उनका मतलब प्रिंटा, उनका नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में यहां लिखा होना चाहिए प्रिंट आउट का, थोड़ी मॉनिटर थोड़ी ना था। ओके, तो आउटपुट के लिए अभी भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट आउट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो आपने ये देखा कि प्रथम और सेकेंड पीढ़ी तक किसी तरह का मॉनिटर, किसी तरह का माउस, किसी तरह का कह सकते हो कि वो क्या बोलते हो, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, इनकी खोज नहीं हुई थी अभी तक। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि प्रथम पीढ़ी में बाइनरी भाषा इस्तेमाल करते थे। तो यहां बाइनरी भाषा ना इस्तेमाल करके असेंबली भाषा इस्तेमाल की जाती थी। असेंबली भाषा को एक और नाम से भी जानते हैं, निमोनिक भाषा। अच्छा, ये कौन सी भाषा है? अगर कोई पूछे कि भाई असेंबली भाषा क्या है, तो बाइनरी भाषा क्या थी बच्चों? बाइनरी भाषा 0 और 1 में लिखी जाती थी। असेंबली भाषा ना चीजों का शॉर्टकट था। चीजों का क्या था? शॉर्टकट। जैसे कि मुझे बोलना है कि पेज को ऊपर ले जाना है या पेज अप करना है, तो हमने PU कर दिया तो वो शॉर्टकट हो गया। किसी भी चीज को करने का शॉर्टकट दे देना, उसी को हम लोग बोलते हैं असेंबली भाषा। ओके,
असेंबल कर देना, और वो अल्फाबेट में थे, यानी यहां से अल्फाबेट की शुरुआत हो चुकी थी असेंबली भाषा में। बस हमें जो कुछ भी कमांड देना था कंप्यूटर को, उसका शॉर्टकट वर्ड यूज किया देने लगे, है ना, तो उसी को हम लोग असेंबली भाषा कहते हैं। इसी तो पहली पीढ़ी में बाइनरी भाषा 0 और 1 के पदों में थी, और इसमें असेंबली भाषा। अच्छा, कुछ और पॉइंट भी पढ़ लेते सर। इसमें उसके लिए क्या इस्तेमाल करते थे, मेमोरी के लिए, और स्पीड बता दीजिए। तो बच्चों सेकेंड पीढ़ी की स्पीड थोड़ा सा तेज हो गई। देखो, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की स्पीड थी मिली सेकेंड, और इसकी स्पीड किसमें थी, तो कह देना इसकी स्पीड आती है माइक्रो सेकेंड में। ध्यान रखना, सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड किसमें थी, माइक्रो सेकेंड में थी। इसमें मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, तो बच्चों इसमें मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते थे एमसीटी। एमसीटी का मतलब होता है मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। वहां मैग्नेटिक टेप था, और यहां है मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। शॉर्टकट में हम लोग इसको एमसीटी कहते थे। तो आप लोग चाहें तो लिख भी लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता भी है एमसीटी का पूरा नाम। तो एमसीटी का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था बच्चों, तो कह देना ये इस्तेमाल किया जाता था मेमोरी के लिए। तो मेमोरी के लिए कौन इस्तेमाल करते थे, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। मैग्नेटिक एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, जो कैसेट होती है ना, कैसेट, उसमें मैग्नेटिक का ही प्रिंट वो रहता है, आवरण रहता है। तो मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, उसी तरीके से मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी भी होती है, जो डेटा को स्टोर करके रखती है ना। तो मेमोरी के लिए भी क्या इस्तेमाल करते थे, याद रखना। अब थोड़ा मैं आगे पढ़ लेता हूं। यह कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की तुलना में तेज होते, ऑब्वियस सी बात है, तेज थे। उनका मिली सेकेंड था, ये माइक्रो। इनमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे बताइए किसका इस्तेमाल किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बनता भी है, 1958 के आसपास हुआ था। फिर इसके प्रयोग के बाद कंप्यूटर की स्पीड तेज हो गई, लेकिन कंप्यूटर में बिजली का अधिक खपत है। खपत अभी कम नहीं हुई, खपत वैसी है, लेकिन स्पीड तेज हो गई। फिर इस पीढ़ी में भी इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते थे पहले वही है, और भाषा थोड़ी सी बस सुधर गई है कि जहां बाइनरी भाषा इस्तेमाल होती थी वहां असेंबली भाषा इस्तेमाल होने लगी। ठीक है, मैंने आपको असेंबली भाषा का एग्जाम्पल भी बताया है कि असेंबली भाषा का मतलब क्या। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए। अच्छा, पिछले वाले में एग्जाम्पल लिखे नहीं लिखे बच्चों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के आपने एग्जाम्पल नहीं लिखे, तो इसमें एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रथम पीढ़ी के आपको 2 एग्जाम्पल बस याद रखने हैं, और दोनों एग्जाम्पल में से एक ही एग्जाम्पल पूछा जाएगा। मैं बता दे रहा हूं दोनों एग्जाम्पल में से क्या है। पहला एग्जाम्पल लिखिए आपका यूनिवैट। यूनिवैट बच्चों, यूनिवैट जो है ना, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका पूरा नाम क्या है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ध्यान रखना, अगर इसका पूरा नाम पूछा जाए तो आपको बताना है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैट हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है, यूनिवैट। तो यूनिवैट का अगर पूरा नाम भी पूछा जाए तो आप बता देना कि यूनिवैट का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेम तरीके से एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां थोड़ा जगह नहीं है क्योंकि अगला एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, तो कॉपी में एडजस्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको लिखना है जो एनीएट। तो बच्चों एनीएट, ENIAC, ये जो एनीएट है ना, ये कह सकते हो कि ये भी इसी पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। यूनिवैट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एनीएट ENIAC। ओके, इसका पूरा नाम लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिक, और फिर इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर, इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर। ध्यान रखना, ये इसका पूरा नाम होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर, ए से ये एंड है, एंड कंप्यूटर। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी में आते हैं यूनिवैट और एनीएट। तो कॉपी में इसको भी नोट डाउन करना। अच्छा, तो सेकेंड पीढ़ी में मैंने समझा दिया। अब सेकेंड पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर के एग्जाम्पल है वो भी लिख लीजिए। सर इसी में हमारा IBM बन गया था। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं इसी में हमारा IBM बन गया था, तो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा IBM 14-8,
IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401, ये इसका पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है NCR 304, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल इसके लिखने हैं। IBM तो आगे चलते और भी पीढ़ी में बने थे, लेकिन इसी पीढ़ी में, और एग्जैक्ट यही नाम आपको याद रखना है, इधर उधर नहीं। IBM 1401 और इसके बाद NCR 304 याद रखिएगा। तो ये सेकेंड पीढ़ी के। बस बहुत सारी खास बात है कि कंप्यूटर में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, सेकेंड पीढ़ी में मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, प्रथम पीढ़ी में मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कब हुआ था, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कब हुआ था, उसके अलावा अभी क्या हमारे पास इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस मॉनिटर वगैरह आए कि नहीं आए, है ना। तो बस यही सब छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पीढ़ी। बच्चों थर्ड पीढ़ी में ही हमारे पास मॉनिटर और कीबोर्ड आया। मॉनिटर और कीबोर्ड किस पीढ़ी में आया, तो कह देना थर्ड पीढ़ी में आया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मॉनिटर और कीबोर्ड थर्ड पीढ़ी, लेकिन माउस वो थर्ड पीढ़ी में नहीं आता, वो फोर्थ पीढ़ी में आता है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या हुआ। इसमें हम लोग जहां अभी तक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे, तो अब हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसमें ध्यान रखना इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर हो सकता है आपको दिया जाए IC चिप। तो IC चिप का इस्तेमाल थर्ड पीढ़ी के जनरेशन से स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पीढ़ी के जनरेशन कहां से शुरू होता है, तो 1964 से 1974 तक। देखो पहला वाला था 42 से 56, 42 से 55 रहा होगा। अगला वाला था 56 से 64, 64 नहीं 63, 42 से 55, फिर उसके बाद था 56 से 63, 64 से 74, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पीढ़ी है, IC चिप का इस्तेमाल होता है। और ध्यान रखना इसी का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि इनपुट देने के लिए अब हमारे पास कीबोर्ड और आउटपुट लेने के लिए क्या था, मॉनिटर। यही सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि थी। इसके अलावा इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर की जगह पे किसका इस्तेमाल करते थे, IC चिप। अच्छा स्पीड के बारे में क्या कहेंगे सर। सबसे पहले प्रथम पीढ़ी की स्पीड थी मिली सेकेंड, फिर माइक्रो हुई। बच्चों इसकी स्पीड हो रही थी नैनो सेकेंड, और नैनो सेकेंड का मतलब समझते हैं ना, 10⁻⁹ स्पीड इसकी कितनी हो रही थी, तो कह देना इसकी स्पीड हो रही थी नैनो सेकेंड, ओके। इसमें मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, मेमोरी के लिए अभी भी वही सेम चीज इस्तेमाल की जाती थी, MCT का पूरा नाम क्या था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, है ना। तो स्पीड नैनो सेकेंड और मेमोरी के लिए MCT इस्तेमाल किया जाता। अच्छा और देखिए, तो बच्चों ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबका। दूसरा वाला पॉइंट देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी इसी पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था, जो CUI पर आधारित था। बच्चों एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI को बोलता है, पूरा नाम होता है इसका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ध्यान रखना CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन एक होता है GUI, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत भी हमारा थर्ड पीढ़ी ऑफ जनरेशन से हुई थी, है ना। लेकिन वो जो GUI है, जिसे आप ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं, वो तुम्हारा चौथी पीढ़ी में आया था। और याद रखना इसी पीढ़ी के बाद से ही कंप्यूटर में गेम खेलने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब तक ग्राफिक नहीं होगा तब तक गेम नहीं चलेगा, है ना। तो गेम खेलने की शुरुआत भी चौथी पीढ़ी में हुई। ध्यान रखना अभी नहीं है, अभी तीसरी पीढ़ी चल रही है, ठीक है। अब देखो आगे तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पे IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा, बिल्कुल एकदम सही। और IC चिप की वजह से कंप्यूटर के आकार छोटे हो गए, अब आकार बहुत छोटे हो गए। अब देखो ना, ये हमारे जैसे कंप्यूटर की जगह जैसा दिखाई दे रहा है ना, और तेज भी हो गए, तेज तो हो रहे, स्पीड कम हो गई। फिर आगे देखिए, इस पीढ़ी में कंप्यूटर के प्रोग्राम में उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया। देखो अभी तक अगर भाषा की बात कर दे तो प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा इस्तेमाल हो रही थी, बाइनरी। सेकेंड पीढ़ी में कौन सी भाषा इस्तेमाल हो रही थी, तो या सेकेंड पीढ़ी में बताया था असेंबली। लेकिन इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें एक उच्च स्तरीय भाषा का भी इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि कोबोल और जैसे कि फॉरट्रैन, ओके फॉरट्रैन। तो इसमें कौन सी उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल होने लगा, कह देना कोबोल और फॉरट्रैन। तो ये उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल होने लगा, ओके। अब इनका पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है कि फॉरट्रैन और कोबोल का पूरा नाम क्या है। तो कोबोल का तो सबको पता होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो अगर कोबोल का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या बताना है,
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यहां लिख देते हैं। तो एक काम करते हैं ना, यहां पर 8 सेकेंड उठिए, कोबोल का पूरा नाम लिखा जाएगा, तो यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। तो कौन कौन से हमारे यूज होते हैं भाषा, तो एक कोबोल, कोबोल का पूरा नाम क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का इस्तेमाल भी हमारा ये थर्ड पीढ़ी में स्टार्ट हो गया था, है ना। लेकिन इसके अलावा एक और भाषा थी जिसका इस्तेमाल शुरू हो गया था बच्चों इसमें, और उसका नाम था फॉरट्रेन, FORTRAN, फॉरट्रेन। और फॉरट्रेन का तुमसे कोई पूरा नाम पूछे कि बताइए इसका पूरा नाम क्या है, तो कह देना फॉरट्रेन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये तुम्हारे किसका नाम होता है, फॉरट्रेन का पूरा नाम होता है। बोल जाए, बात सबको क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट हो बताइए। तो यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है। ये कौन से थे, ये सब थर्ड पीढ़ी ऑफ जनरेशन में था। थर्ड पीढ़ी ऑफ जनरेशन में बहुत सारी चीजें हमने अचीव की, जैसे कि हमारा आया CUI, इसी की मदद से हम लोग कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट कर पाए, है ना। इसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड का इस्तेमाल, मॉनिटर का इस्तेमाल, ये भी सर थर्ड पीढ़ी में ही आया है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट बन चुका था यहाँ पर थर्ड पीढ़ी में, ठीक है। और स्पीड जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला आई है चौथी पीढ़ी। बच्चों चौथी पीढ़ी में जो है ना, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। ध्यान रखना, चौथी पीढ़ी का सबसे मेन पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल। 74 तक हम लोग हो चुके थे, 74 के बाद चौथी पीढ़ी जो चलती है वो 1975 से 1989 चलती है। 1975 से 1989 चलती है, ये हमारी चौथी पीढ़ी है। अब बात अगर चौथी पीढ़ी की है, तो मैं आपको बता दूं चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा, और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था। याद रखना, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था, है ना। अब दूसरी बात सुनो, इसमें क्या था ना बच्चों, इसकी खास बात ये थी कि इसमें अभी इनपुट के लिए तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर आ गया। इसमें एक और चीज इसमें आ जाती है चौथी पीढ़ी में बच्चों, इस चौथी पीढ़ी में माउस भी आ जाता है। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आता है कि माउस का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी से शुरू हुआ था, तो कह देना माउस का इस्तेमाल सर चौथी पीढ़ी से शुरू हुआ था, ठीक है। माउस का इस्तेमाल चौथी पीढ़ी से। दूसरी बात, इसमें GUI भी आ गया, इसमें GUI आ गया, और GUI की वजह से कह देना गेम खेलने की शुरुआत भी हो गई। तो गेमिंग खेलने की शुरुआत, कंप्यूटर में जो गेम होते हैं उनकी शुरुआत कब से हुई, तो कह देना उसकी शुरुआत हुई GUI यानी चौथी पीढ़ी से। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको बोलते हैं, है ना। मैं पढ़ता हूं अब एक एक पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा, है ना, और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी बनाया था। जो कि बताइए माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि किससे बनी थी, सिलिकॉन चिप से बनी थी। सिलिकॉन एक अर्ध धातु होती है, या आप कह दीजिए अर्धचालक होते हैं, और अर्धचालक से ही ज्यादातर चीजें बनाई जाती है। फिर जिस पर हजारों आईसी चिप, देखो ट्रांजिस्टर से मिलकर, कई सारे ट्रांजिस्टर मिलकर, सुनना ध्यान से, कई सारे ट्रांजिस्टर मिलकर आईसी चिप बनाते हैं, और कई सारे आईसी चिप मिलकर हमारे कह सकते हो माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। तो ये हमारे आईसी चिप पे लगी हुई थी। इसमें GUI का इस्तेमाल होने लगा, पूरा नाम लिखा हुआ है ना। और ध्यान रखना, इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाने लगी वो C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज थर्ड पीढ़ी में कौन सी थी, कोबोल और फॉरट्रेन, लेकिन इसमें कह सकते हो C और C+। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है। ओके, चलिए अब इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए भैया। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल में आता है IBM 431, IBM 431। चौथी पीढ़ी के एग्जाम्पल में आ जाता है IBM 4341, याद रखिएगा। अरे स्टार 1000, ये भी आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, चौथी पीढ़ी के एग्जाम्पल में। और थर्ड पीढ़ी के एग्जाम्पल में भी आपको याद कर लो कि थर्ड पीढ़ी का एग्जाम्पल में क्या आया था, वो छूट गया है, हाँ इसका एग्जाम्पल छूटा हुआ है। तो थर्ड पीढ़ी का अगर कोई एग्जाम्पल की बात करें कि बताइए थर्ड पीढ़ी के एग्जाम्पल में क्या है, तो IBM 360 लिखना है आपको, ये डायरेक्ट लिख लीजिए, बस आप याद कर लेना IBM 360। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल इसका याद रखना है PDP प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। PDP की बात करते हैं तो PDP 8,
ये दो कंप्यूटर स्टेज एग्जाम्पल में आते हैं। PDP-8 दैट मीन्स प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। ओके, तो तीसरी पीढ़ी के एग्जाम्पल हो रहे हैं, तीसरी पीढ़ी की लैंग्वेज हो रही, चौथी पीढ़ी के एग्जाम्पल हो रहे हैं, चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज हो रही। अब आप लोग बात करते हैं इसके बाद अगली पीढ़ी जिसका नाम है पांचवी, ये लास्ट पीढ़ी है। बच्चों इस लास्ट पीढ़ी की बात करें तो ये चलती है 1989 से लेके वर्तमान में, 1989 से लेके वर्तमान में। अब इसमें क्या है सर, ये जो आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप देखते हो ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बताइए किसमें आते हैं, तो सर ये सारे एग्जाम्पल आते हैं पांचवी पीढ़ी में, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आने लगी, जैसे कि इसमें वायरलेस माउस आने लगे। माउस तो चौथी पीढ़ी में आ रहे थे, लेकिन को पूछे वायरलेस माउस कब आए, पांचवी पीढ़ी में आए, ध्यान रखना। अब इसमें क्या हुआ, अभी तक हम लोग आईसी चिप का इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया। सबसे पहले देखो आया था वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी चिप, फिर माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद इसमें आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना ये एक प्रकार से मानव के गुणों को समझने लगा, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है बच्चों रोबोट। जितने भी हमारे रोबोट होते हैं वो देखिए मानव को गुणों को समझने के आधार पर ही तो काम करते हैं रोबोट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये मानव के गुणों को समझने लगा, जैसे कि उसके फिंगरप्रिंट, उसकी आवाज, समझो बात को, उसके फिंगरप्रिंट, उसकी आवाज, आंखों की पुतली है। तो मानव के गुणों को समझने की जो शुरुआत हुई थी वो ध्यान रखना पांचवी पीढ़ी में होने लगी, ठीक है। अच्छा इसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड लिखी थी पिछली वाले में, चौथी पीढ़ी में स्पीड लिखी थी, दिखाओ जरा, चौथी पीढ़ी में स्पीड नहीं लिखी थी, तो चौथी पीढ़ी में स्पीड लिखी है सबसे पहले। तो तीसरी पीढ़ी में मिली माइक्रो नैनो, तो इसमें स्पीड थी पिको स्पीड, पिको सेकेंड। तो चौथी पीढ़ी में अगर कोई स्पीड पूछे तो इसमें स्पीड बतानी है आपको पिको सेकेंड। मेमोरी भी लिखिए, इसमें मेमोरी लिखिए, मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, तो बच्चों इसमें मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते थे विनचेस्टर डिस्क। विनचेस्टर डिस्क ये कभी कंप्यूटर के अंदर खोलते देखिए, सीपीयू के अंदर खोलते देखिए तो एक सीडी जैसी होती है विनचेस्टर डिस्क, ये इसको बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी के लिए हम लोग विनचेस्टर डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्पीड याद रखिए, क्योंकि कई बार स्पीड भी पूछ लेता है कि भैया इसकी स्पीड कितनी थी, है ना। चलो आगे देखिए, तो मैंने ये कहा कि पांचवी पीढ़ी आ रही, तो पांचवी पीढ़ी के मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ही स्पीड बता दूं क्या होती है। तो बच्चों इसकी स्पीड भी पिको सेकेंड होती है। चौथी पीढ़ी की जो स्पीड थी वही सेम स्पीड पांचवी पीढ़ी की भी होती है, पिको सेकेंड। अच्छा इसमें मेमोरी के लिए बताइए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो पांचवी पीढ़ी में मेमोरी के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि हमारा सीडी हो गया है, डीवीडी हो गया, इसके अलावा हार्ड डिस्क हो गया, ये सब का इस्तेमाल हम लोग पांचवी पीढ़ी में करने लगे। देखो पांचवी पीढ़ी में करने का मतलब ये नहीं कि हम चौथी पीढ़ी वाली चीजों को हटा दें, हम नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर पाए, है ना, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या पॉइंट है इसमें। तो सबसे पहले ध्यान रखना पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसका निर्माण हो गया, जो मानव के गुणों को समझने लगा। फिर इस पीढ़ी में अभी भी विकास चल रहा है, मानी बात है अभी भी विकास चल रहा है, कुछ 89 से अभी तक है। और जो कुछ गुण हम आजकल विभिन्न रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट, रोबोट, आवाज द्वारा इनपुट देना, देखो मानव के गुणों को समझने के शुरुआत यहीं से तो हो रही, तभी तो आपके फिंगरप्रिंट हो गया, उसके अलावा आपकी आंखों की पुतली का वो लेना, ये सब हमारा कह सकते हो पांचवी पीढ़ी में संभव हो पाया। तीसरा पॉइंट देखिए, इस पीढ़ी का उद्देश्य था कि एक ऐसी मशीन का निर्माण करना जो यूजर की भाषा को पूरी तरह से समझ सके और उसका सही जवाब दे सके और सही आउटपुट दे सके। बच्चों इसी के एग्जाम्पल में आता है एलेक्सा। एलेक्सा आपने नाम सुना होगा, आजकल बड़ा फेमस रहता है एलेक्सा। तो वो जो एलेक्सा है ना, जो आपकी बातों को सुनकर जो है वैसा ही काम करती है या वैसा ही जवाब देती है, तो वही इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। तो कह देना अगर इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाए तो ये जो एलेक्सा वर्ड है जो आप लोग आप मोबाइल में यूज करते हो, कंप्यूटर में यूज करते हो, आजकल तो लाइट वगैरह में भी यूज होता है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे बातों को, हमारे कह सकते हो जो भी हम बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको सुन के, मतलब हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, हमने इंस्ट्रक्शन दिया, बोलकर सुनकर उसने जवाब दे दिया, ठीक है। तो जो एलेक्सा आता है सर, ये हमारी कह सकते हो पांचवी पीढ़ी के जनरेशन में आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमने देखिए कितनी पीढ़ी पढ़ ली, तो यहां से हमने 5 पीढ़ी को निपटा लिया कि पांचों पीढ़ी क्या है। अब इन सब पीढ़ी को रिवाइज करना बड़ा जरूरी है। अगर आपने इन सबको रिवीजन नहीं दिया ना तो ये सब भूल जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो जल्दी से मैं देखो इनको एक
फटाफट रिवीजन दे दूं, फटाफट जल्दी से रिवीजन दे दूं। ये देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ी प्रथम पीढ़ी, उसके बाद आपने पढ़ी सेकंड, उसके बाद आपने पढ़ी थर्ड, और उसके बाद आपने पढ़ी फोर्थ, और उसके बाद आपने पढ़ी फिफ्थ। बताइए, ये 5 पीढ़ियां आपने पढ़ी है ना। और इन्हीं 5 पीढ़ी को हमें फटाफट जल्दी से रिवाइज करना है कि भाई ये 5 पीढ़ी में होता क्या है। तो रिवीजन मारने के लिए मैंने इस तरीके से देखिए लाइन बना दी। ओके, और ये 5 पीढ़ी से भैया क्वेश्चन बनता है, इस बात को याद रखना, 5 पीढ़ी से क्वेश्चन जो है बनता है। ये कॉपी क्यों नहीं हुआ? चलो कोई नहीं, हम ऐसे ही उठा लेते हैं। दूसरा, तो ये हमारी प्रथम पीढ़ी के बारे में बताएंगे यहां पर, ये सेकेंड पीढ़ी के बारे में बताएंगे, थर्ड पीढ़ी के बारे में बताएंगे। ओके, इसके अलावा ये फोर्थ पीढ़ी के बारे में बताएंगे। ऐसे टेबल तैयार कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, तो याद हो जाएगा, है ना। ये फिफ्थ पीढ़ी के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ये, यहां पर ये, फिर ये, फिर ये, जो छोटे छोटे पॉइंट है बस उन्हीं को आपको याद करना है। बहुत ज्यादा डिटेल पॉइंट नहीं याद करना है, क्योंकि डिटेल पॉइंट आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, है ना, एग्जाम में। चलिए, तो अगर मैं एक और लाइन खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच और लेते हैं। ये देखिए, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले सन की, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रथम पीढ़ी कब से कब तक रही। तो बच्चों, प्रथम पीढ़ी जो रही है वो शायद 1942 से लेके 1955 या 1956 के आसपास बताया होगा। फिर अगली पीढ़ी सेकेंड पीढ़ी 1956 से लेके 1964 के आसपास रही होगी, है ना। फिर अगली पीढ़ी 1964 से बताइए कहां तक रही है, 1974। फिर अगली पीढ़ी 1974 से लेके 1989। और अगर बात करते हैं कि लास्ट पीढ़ी कब तक रही है, तो कह देना वो रही है 1989 से लेके अब तक, प्रेजेंट जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 पीढ़ी का सन याद होना चाहिए कि 5 पीढ़ी में भैया सन क्या था। तो 1942 से 1955, 1956 से 1964, 1963 होगा फिर यहाँ पर। चलो 63 कर लो, कोई वो नहीं है। देखो ये सब अप्रॉक्स है, ऐसा नहीं है कि एकदम करेक्ट है। ये सब क्या है बच्चों, ये सब अप्रॉक्स है। तो 63, 64 से 74, ओके, 74 से 89, या 74 से 89 नहीं होगा तो 75 से 89 होगा, 1975 से 89, है ना। और ये 89 से अब तक लगभग यही होगा। अब ये तो हमारा प्रथम पीढ़ी के आसपास हो गया। प्रथम पीढ़ी में क्या क्या था, किसमें क्या क्या था, ये भी लिख लो। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या था, तो कह देना वैक्यूम ट्यूब था सबसे पहले प्रथम पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में क्या था, तो बच्चों सेकेंड पीढ़ी में यूज करते थे हम लोग ट्रांजिस्टर का, है ना। थर्ड पीढ़ी में क्या था, तो बच्चों इसमें था आईसी चिप, और उसके अलावा आईसी सिलेक्टेड बोल दो, कुछ भी बोल दो। इसके अलावा फोर्थ पीढ़ी में क्या था, तो इसमें था हमारा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इसका इस्तेमाल होता था। और फिफ्थ पीढ़ी की बात करते हैं कि बताइए फिफ्थ पीढ़ी में क्या था, तो इसमें था एआई, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, ये हमारा कह सकते हो फिफ्थ पीढ़ी में था, है ना। हर एक का अपना अपना इस्तेमाल है। अच्छा, अब आओ और आगे देखिए, स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड क्या थी, तो पहले वाले में जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड थी। मिली सेकेंड का मतलब होता है 10⁻³ है ना। दूसरे वाले भी स्पीड थी माइक्रो सेकेंड 10⁻⁶। तीसरे वाले भी स्पीड थी नैनो सेकेंड 10⁻⁹। चौथे वाले में स्पीड थी पीको सेकेंड, और पांचवें वाले में भी स्पीड थी पीको सेकेंड। ओके, स्पीड भी आपने लिख ली, है ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनपुट के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, तो कह देना इनपुट के लिए यहां पर सबसे पहले था पंच कार्ड। पंच कार्ड ये किसके लिए था, इनपुट के लिए। और आउटपुट के लिए क्या था, तो प्रिंट आउट, प्रिंट, ये हमारा आउटपुट था, है ना। तो इनपुट आउटपुट, तो इधर भी इनपुट क्या था, पंच कार्ड। सेकंड में भी अभी वो सब नहीं आया था। और आउटपुट बताइए क्या था, आउटपुट देता था प्रिंट। ओके, थर्ड जनरेशन से हमारा जो इनपुट है वो कीबोर्ड आने लगा।
तो थर्ड जनरेशन से क्या आ गया बच्चों, कीबोर्ड, कीबोर्ड। और आउटपुट हमारा कितना आ गया, तो सर आउटपुट के लिए आ गया मॉनिटर, आउटपुट के लिए मॉनिटर। अच्छा, यही सेम चीज हमारी हर एक में चल रही थी, यही सेम चीज हर एक में, यानी इनपुट आउटपुट के लिए आप कीबोर्ड मॉनिटर आने लगे। लेकिन अगर कोई पूछे माउस का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, तो माउस का इस्तेमाल शुरू हुआ था फोर्थ जनरेशन से। लेकिन अगर कोई पूछे वायरलेस माउस का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, तो वायरलेस माउस का इस्तेमाल हुआ था फिफ्थ जनरेशन से, है ना। एक चीज छोटी छोटी लिख लीजिए ना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। उसके अलावा अगर मैं और बात करता हूँ, कुछ और पॉइंट की बात करता हूँ, लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि तो प्रथम पीढ़ी में बताइए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी, तो कह देना बाइनरी। दूसरी पीढ़ी में असेंबली, असेंबली, है ना। तीसरी पीढ़ी में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी, उच्च स्तरीय भाषा, जिसको कोबॉल कहते हैं, कोबोल, कोबोल, अरे लिखा है ना वो। और अगली कौन सी थी, फॉर्ट्रेन, ये। फिर इसके बाद अगली वाली पीढ़ी यानी चौथी पीढ़ी में कौन सी भाषा इस्तेमाल हुई, तो बच्चों यहीं से हमारा C++, उसके अलावा सी के अलावा जावा, ये सारी की सारी भाषा का इस्तेमाल चौथी पीढ़ी से शुरू हुआ, है ना। और बच्चों चौथी पीढ़ी के बाद ही हमारी यही लैंग्वेज आगे बढ़ती चली रही, मतलब यही सेम लैंग्वेज आ रही है ना, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉइंट छूटा है तो मुझे बता दो जरा, इसके अलावा और कोई पॉइंट छूटा है। आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, स्पीड हो गया, मेमोरी, मेमोरी छूटी हुई है बच्चा। मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, तो मेमोरी के लिए देखो, अगर बात करते हैं कि प्रथम पीढ़ी में मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, तो आपको बताना है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप ये इस्तेमाल करते थे प्रथम पीढ़ी में, मैग्नेटिक टेप। दूसरी पीढ़ी में बताइए मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, MCT। MCT का मतलब था मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। और तीसरी पीढ़ी में भी MCT, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, है ना। तीसरी पीढ़ी में भी MCT ही यूज करते थे। अच्छा, चौथी पीढ़ी में बात करते हैं, तो वो जो डिस्क आती है उसका नाम था विनचेस्टर डिस्क, विनचेस्टर डिस्क। तो बच्चों विनचेस्टर डिस्क का इस्तेमाल ये हम लोग चौथी पीढ़ी में करते थे। पांचवी पीढ़ी में कौन सा क्या चीज यूज करते थे, तो पांचवी पीढ़ी में ही हम लोग DVD हो गया, CD हो गया, ओके, हार्ड डिस्क हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम लोग किस में करते थे, तो ये हम लोग करते थे पांचवी पीढ़ी में, है ना। अभी मैं आगे चल के मेमोरी बताऊंगा। मेमोरी कितने तरह की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है, उसी में ये हमारे DVD और हार्ड डिस्क वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने आप लोगों को इसका पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया। हाँ, हर एक के एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम्पल थोड़ी मुझे अभी याद नहीं है उतने ज़्यादा खास, लेकिन एग्जाम्पल रटने पड़ेंगे आपको। जैसे कि सबसे पहली प्रथम पीढ़ी में एग्जाम्पल है यूनिवैट, और उसके अलावा एनीएट। यूनिवैट का पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एनीएट का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, है ना। तो यूनिवैट, एनीवैट ये प्रथम पीढ़ी में आ जाते हैं। दूसरी पीढ़ी से IBM शुरू हो रहे हैं, लेकिन IBM के भी नाम है, IBM 1401, NCR 304। इसके अलावा थर्ड पीढ़ी की बात करते हैं तो IBM 360, PDP 8, है ना, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर ये इसका पूरा नाम होता है। और इसके अलावा फोर्थ पीढ़ी में IBM 4341 स्टार 1000। इसके अलावा अगर पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं तो इसमें तो आप बड़े आराम से बता सकते हो, रोबोट स्टेज एग्जाम्पल में हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, टैब हो जाएगा, ये सब स्टेज एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पांचों पीढ़ी निपटाई, ये पांचों पीढ़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनता रहेगा। अभी आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं इसको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। हाँ, या ये जरूर याद कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लिस्ट है इसी लिस्ट को आपको याद करना है। इसके अलावा अभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये सब चीजें अभी बची हुई हैं कंप्यूटर में, है ना। तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में निपटा दूंगा, फिर हम इसके ढेर सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। लास्ट चल रहा है, अब ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो थोड़ा सा देरी से आपको वीडियो मिल रहा होगा, लेकिन परेशान मत होइए, कंप्लीट होगा। और बगल में असाइनमेंट में मैं ये सब डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।